नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं विकास कटारिया स्वागत करता हूँ आप सभी दोस्तों का विकास कटारिया एजुकेशन में। आज का ये टॉपिक हमारा काफी कमाल का टॉपिक होने वाला है। बहुत ही शानदार, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी गजब का ये टॉपिक होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे मोल संकल्पना, यानी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, काफी गजब का टॉपिक है। और साथ में इतना और बता दूं, जो स्कूल वाले स्टूडेंट है वो भी देख लेना भैया, समझने वाली बात है यहाँ पर, है ना। क्योंकि मोल एक टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम के अंदर आप बैठ रहे हो, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप बता देना। बहुत ही गजब तरीके से इसको सीखेंगे, एक एक चीज हम सीखेंगे, किस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, मोल क्या होता है, सारी बातें सीखेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, फुल्ली कंसिस्टेंसी के साथ में सीखते जाना है और बहुत ही शानदार तरीके से इसके क्वेश्चन वगैरह भी हम देखेंगे। क्लियर? तो चलो, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिना समय बर्बाद किए हम शुरुआत कर देते हैं आज के हमारे प्यारे से टॉपिक के लिए। मोल। देखो, मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? ये जो मोल शब्द है ना, वो एक वैज्ञानिक आते हैं। ये मोल शब्द एक वैज्ञानिक जिनका नाम है यहाँ पे विल्हेम ओस्टवाल्ड। ठीक है, ये जो विल्हेम ओस्टवाल्ड हैं, इन्होंने मोल शब्द को प्रस्तावित किया। सर्वप्रथम मोल शब्द का प्रयोग किसने किया? विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा 1896 में, 1896 में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा ये शब्द प्रस्तावित किया गया, मोल। अब देखो, मोल का अर्थ समझ लो। यहाँ पे मोल शब्द जो है लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द, कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द मोल्स से लिया गया शब्द है मोल, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ढेरी। क्या होता है? ढेर या ढेरी। ढेर नहीं जानते क्या? जैसे बहुत सारी चीजें, वस्तुएं हैं, है ना, और उनको आप इकट्ठा कर दो, ढेर बना दो, वो क्या होता है? ढेर। इसमें क्या हो गई? पदार्थ जितने भी आपने इकट्ठे किए उसकी मात्रा हो गई, यानी आपने एक ढेर बना दिया, है ना। तो मोल्स जो कि लैटिन शब्द है, और लैटिन शब्द से ये मोल लिया गया है, मोल्स से ये मोल लिया गया है। बात समझ में आ गई? जिसका अर्थ क्या होता है? ढेर होता है। ओके, ये इंग्लिश में देखना चाहो तो इसे क्या बोलते हैं? ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मोल शब्द के बारे में आगे जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। मोल जो है ना प्यारे दोस्तों, वो एक इकाई होती है। क्या होती है? एक इकाई होती है। बोलिए सर, किस प्रकार की इकाई होती है? जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूं, एक शब्द लिख देता हूं, सैकड़ा। ये मैंने शब्द लिखा है सैकड़ा। तब आपको एक चीज समझ में आ गई कि सर सैकड़ा का मतलब हम बताएं क्या? तो सैकड़ा के अंदर कितनी वैल्यू छुपी हुई रहती है भैया? 100। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं सैकड़ा पेन, तो आप कहोगे इसके अंदर 100 पेन उपस्थित है। यस और नो? यानी इस ढेर को बताने के लिए एक शब्द प्रयोग किया हमने, एक इकाई प्रयोग में ली, और वो क्या थी? सैकड़ा। सैकड़ा कहते ही हमारे को समझ में आ गया कि भैया इसमें सैकड़ा पेन है, यानी 100 पेन है। इसी प्रकार से आपको एक में शब्द लिखूं, दर्जन, है ना, एक डजन। एक डजन का मतलब कितना हो गया? इसके अंदर कितनी, आपको समझ में आ गया? ऑलरेडी वैल्यू हमने बना रखी है कि भैया 12। एक दर्जन के अंदर कितनी वैल्यू होती है? 12, है ना। यानी कि इन वस्तुओं की संख्या मान करके चलो ये 12 पेन है, इन 12 पेन को बताने के लिए आपने शब्द प्रयोग किया, एक इकाई प्रयोग में ली, दर्जन। इसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा बताने के लिए आप एक इकाई केमिस्ट्री में काम में लोगे, वो होती है मोल। यानी कि जो मोल होता है वो एक इकाई है, और ये किसको प्रदर्शित करती है? पदार्थों की मात्रा को। किसको? पदार्थों की मात्रा हम केमिस्ट्री में ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मोल का प्रयोग करने वाले हैं। समझ में आ गई? एक मोल क्या होता है, एक मोल को इकाई क्यों कहते हैं। ये जो अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है 1967 के अंदर, इसको मोल को क्या मान लिया गया है? अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई, जो कि पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के उपयोग में लिया जाता है। क्लियर? बिल्कुल इसी प्रकार से एक मोल होता है। इसमें भी देखो, एक दर्जन में एक वैल्यू छुपी हुई है, इसी प्रकार से इस मोल में भी एक वैल्यू छुपी हुई है। कितनी होती है? एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये लो मैं इस चीज को कर देता हूं स्टार मार्क।
एक मोल के अंदर कितनी वैल्यू है, जैसे एक दर्जन के अंदर 12 थी ना, तो इसके अंदर कितनी है, ये 12 जो है क्या कर रहे हैं भैया, एक दर्जन जो है एक 12 यहाँ पे वस्तुओं को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से ये एक मोल जो है इतनी वस्तुओं को प्रदर्शित कर रहा है। ये बहुत 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 ज्यादा बड़ा अंक होता है, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है ये, है ना। अब देखो आप 23 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, इतने जीरो लगा दो भैया 6 के सामने, तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है, यस और नो। इसी प्रकार से इतनी बड़ी संख्याओं के लिए हमने एक इकाई काम में ली है पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के लिए, वो है मोल, जिसकी वैल्यू 6.022 into 10 की पावर 23 है, ठीक है। अब देखो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है अवोगाद्रो संख्या, ठीक है, इसे अवोगाद्रो संख्या भी बोला जाता है ना। ओके, इसे Na या इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, N0 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब भी मैं Na बोलूंगा समझ जाना मैं एक मोल की बात कर रहा हूं, 6.022 into 10 की पावर 23 की बात कर रहा हूं, क्लियर। बहुत ही आसान चीजें हैं, बस सिस्टमैटिक तरीके से आप ग्रहण करते जाओ, जो जो पॉइंट में बताता जाऊं उसको एक्सेप्ट करते जाओ, यस और नो। तो यहाँ पे Na की वैल्यू या N0 की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु है ना, अणु कब होता, अणु तो तब होता जब मैं इस हाइड्रोजन को मिलाकर के ये कर देता H2, तब जाकर के क्या हो जाता, अणु हो जाता। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, एक मोल का मतलब क्या हो गया 6.022 into 10 की पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु, यही है ना। मैंने आपसे पूछा कि भैया एक मोल है, एक मोल के अंदर यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन परमाणु है, बोले सर इतने हाइड्रोजन परमाणु है, या आप शॉर्टकट में भी लिख सकते थे सर इतने, Na यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। इसी प्रकार से जैसे मैं बोल दूं आपको कि एक मोल में हाइड्रोजन अणु की संख्या कितनी है, आप क्या बोलोगे, बोले सर हाइड्रोजन अणु की संख्या जो है वो 6.022 into 10 की पावर 23 H2 अणु है, यस और नो, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। या फिर आप क्या बोलते, NaH2 अणु उपस्थित है किसमें, एक मोल H2 के अंदर। इस प्रकार से ये इकाई जो कि इसके अंदर एक संख्या होती है, संख्या मैंने आपको बता दी है, अब आप इस प्रकार से इस मोल को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो छोटी सी बात थी, आगे जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं उसको समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात बनने वाली है। संख्या को आपको याद रखनी है, पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करती है, यस और नो। आगे देखो, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट बन जाती है, और वो मैं बता रहा हूं परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मैं वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से समझो, है ना, ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक एकदम मजबूत कवर हो जाए, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में है आप उसका जवाब दे पाओ। परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना सीखते हैं, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, ये समझो बात को। जैसे एक कोई ये एटम हो गया, एक परमाणु हो गया, अब आप सभी को पता है इसमें क्या पाया जाता है, एक नाभिक पाया जाता है। एक परमाणु के अंदर क्या उपस्थित होता है, नाभिक। नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, बोले सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं एक नाभिक में। और कक्षाओं के अंदर कौन चक्कर लगाते रहते हैं, बोले सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। मैंने आपसे पूछा कि एक परमाणु का द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, बोले सर जितने भी उसमें फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं ना उनको जोड़ दो, उनके द्रव्यमान को जोड़ दो, जैसे ही आप जोड़ दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। तो जोड़ दीजिए, मुझे क्या निकालना है, मुझे परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, निकाल दो। कैसे निकालोगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी के द्रव्यमान को जोड़ दूंगा तो ओवरऑल एटम का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। अब यहां से एक बात समझो, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, वो लगभग क्या होता है, समान होता है। ये लो, लगभग क्या होता है, समान। कितना होता है, बोले सर आपने बताया था 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम होता है। अगर मुझे इसे केजी के अंदर लिखना होता तो मैं क्या लिखता, 1.67 into 10 की पावर -27 केजी होना है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना, मैंने ग्राम में इसकी वैल्यू लिखी है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, कितना होता है 9.1 into 10 की पावर -31 kg, या फिर मैं इसे लिख देता हूं 9.1 into 10 की पावर -28 ग्राम। ग्राम में लिखा हूं तो इसकी वैल्यू लिख दिया।
बताओ किसी प्रकार का कंफ्यूजन है क्या? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं तब तक इनके आवेश और द्रव्यमान देख रहे हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ओके, यहाँ पे देखिए, बोले सर ये लिखे क्यों हो, ये बताओ ना, आप तो परमाणु का द्रव्यमान बता रहे थे ना। सुनो मेरी बात को, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो क्यों हम केवल और केवल प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास की ही बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की ही बात करते हैं, क्योंकि ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है, वो प्रोटॉन का जो मास होता है उसका 1 में 1837वां भाग होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। ये लो, इस बात को समझ में आ गई क्या? इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के यानी कि द्रव्यमान के 1/1837वां भाग होता है, इतना ज्यादा कम होता है। या इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के इतने गुणे के बराबर होता है, इतने गुणे के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। बात समझ में आ गई? ये बहुत कम वैल्यू है ना, बहुत ज्यादा कम वैल्यू है, यानी कि नेगलेट टाइप का द्रव्यमान होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है, और उसकी वजह से हम प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़कर ही एक एटम का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हम किसी भी एटम का जो मास निकालते हैं उस दौरान शामिल क्यों नहीं करते हैं। जिसको नहीं पता था वो उसको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे मैं बात को बढ़ाता हूं, मैं इसको यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्योंकि हम बहुत ही प्यारी सी बात और जानने वाले हैं जिसमें थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए। एग्जाम्पल में बताने वाला हूं, ये जो चीज अभी बताई है ना उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मैं कार्बन परमाणु का द्रव्यमान याद करता हूं, किसका? ये लो मैंने लिख दिया, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान याद करते हैं। चलो आ जाओ, कैसे याद करेंगे? बोले सर हमने देख लिया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान जोड़ दो, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन के मास ऑफ प्रोटॉन प्लस कार्बन का मास ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ दो। कार्बन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं? सबसे पहले ये देखो, मैं बता देता हूँ। कार्बन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6। प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। यस और नो। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 6। और इसका मास कितना होता है? इसका मास यानी कि द्रव्यमान, कार्बन का मास कितना होता है भैया? 12। वो तो ज्ञात कर लेंगे, इसे तो मिटा दो, रटना नहीं है, क्योंकि हम निकाल ही वो ही रहे हैं। हमारे को क्या चाहिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास चाहिए कार्बन के लिए। लिख दो, कार्बन का प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? 6। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या, सॉरी प्रोटॉन की संख्या तो कितनी आ जाती है? 6 होती है। अब इसका द्रव्यमान लिखते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान। बोले सर अभी अभी आपने बताया 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, यहाँ पे क्या आ जाता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। इसी प्रकार से एक कार्बन परमाणु के अंदर 6 तो होते हैं न्यूट्रॉन, और इसके परमाणु जो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना हो जाता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24। यही होता है। मैंने कुछ अलग ही किया क्या? कुछ भी नहीं किया। मैंने तो कार्बन परमाणु का जो एटम पाए जाते हैं, जो यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके द्रव्यमान को मात्र जोड़ा है इनकी संख्याओं के साथ में। यस और नो? तो जोड़ दो, फिर जोड़ दिया तो आगे जोड़ते चले जाओ। कितना हो गया? 12 गुणा 1.67 इंटू 10 की पावर -24। बोलो कुछ डिफरेंट किया? बोले सर नहीं, वही किया है, बस मैंने थोड़ी से ऐड करके कैलकुलेशन करते चला गया। अब देखो आगे, ये जो आप संख्या देख रहे हो ना, ये जो संख्या आप देख रहे हो इसे कहा जाता है AMU। बहुत सुना होगा इसके बारे में। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं इसे? एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। यानी कि एक परमाणु का इकाई द्रव्यमान AMU कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इसकी वैल्यू होती है। क्यों होती है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है? समान, इसलिए इसका मान कितना हो जाता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24। बताओ मैंने कुछ अलग लिखा क्या? जो चीज हम जानते हैं वो ही अभी तक मैं लिखता आ रहा हूं। इसी AMU को अब क्या लिखा जाता है? यूनिफाइड मास के द्वारा, यानी एकीकृत इकाई के द्वारा, U के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो कंफ्यूज मत नहीं होना चाहिए आपका, AMU या U एक ही बात है। ठीक है, ठीक। अब क्या एक बात बताओ, क्या आप AMU की वैल्यू बता सकते हो क्या? बोले सर बिल्कुल बता सकते हैं, ये तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 है। बहुत ही सिंपल है।
मैंने पूछा कि आप AMU की परिभाषा दे सकते हो क्या? बोले सर दे सकते हैं। यहां से AMU निकालो, ये देखो 12 AMU, ये क्या था 12 AMU? एक कार्बन परमाणु का क्या है? एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना था? कितना था क्या? कितना दिख रहा है आपको? बोले सर 12 AMU। क्या हो गया? 12 AMU। क्या है ये 12 AMU? एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। क्या यहां से आप एक AMU की परिभाषा दे सकते हो क्या? बड़ा सिंपल है। कैसे? एक AMU के आप इधर लेकर के आ जाओ, ये क्या चला जाएगा? ये नीचे ऐसे इस प्रकार से चला जाएगा, गुणा के अंदर चला गया, और ये क्या है यहाँ पे? गुणा एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। अब बात बताओ, क्या आपने ऐसा कुछ किताबों में पढ़ा है क्या? बोले सर बहुत बार पढ़ा है, लेकिन ये निकला कैसा है हमने अब सीख लिया है। कैसे निकला है ये अब समझ में आ गया क्या? किसी भी एटम का जो द्रव्यमान है, भार है, वो कैसे निकाला जाता है। एक कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग की जो वैल्यू निकल करके आ जाती है, जो द्रव्यमान निकल करके आता है, उसे क्या कहा जाता है? एक AMU कहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गई। ये 1/12 कार्बन परमाणु का 1/12 1/12 1/12वां भाग, ये तो बहुत पढ़ते हैं। निकला कैसे है भैया? ऐसे निकला है। मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये एक AMU की परिभाषा है। ये लो, ये परिभाषा हो गई, एक AMU की परिभाषा हो गई। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू हो गई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो बता देना, ये परिभाषा पूछे तो चिपका देना। ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब प्यारे दोस्तों एक बहुत ही प्यारी सी बात सुन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात। AMU की परिभाषा आपने दे ली, अब हम जो सीख रहे हैं उस पे थोड़ा सा नजर डालना। इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। इसका मतलब क्या होता है? एक AMU। अब बात पे गौर करना। आपको ऐसे बोल दिया जाए कि भैया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल कार्बन परमाणु आगे नहीं दिख रहा होगा है ना, ये कार्बन परमाणु लिखा है। कार्बन परमाणु के भार बताओ। अगर आपको ये बोल दिया जाए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल कार्बन परमाणु का भार बताओ, आप कैसे बताओगे? बोले सर बड़ा सिंपल है। मैंने पूछा कैसे? बोले सर अपने को ये तो पता है कि कार्बन परमाणु का भार कितना होता है, अपने को ये तो पता है ये कार्बन परमाणु का भार कितना है। कहां से पता चला? यहां से पता चला। कितना होता है? 12 AMU। पुट कर दो 12 AMU। बोले एक चीज खटक रही है। मैंने पूछा कौन सी बात? बोले सर ये एक मोल वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। अरे एक मोल का सिस्टम कैसे नहीं समझ में आ रहा है? याद करो मैंने क्या बताया था। एक मोल की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताई थी जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो किससे गुणा करना है? एक मोल से। वैल्यू कितनी होती है? एक मोल की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलो मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि इसमें हमने देख लिया है ये क्या होता है। इसे मैं मिटा देता हूं। देखना बहुत ही प्यारी सी बात निकल करके आएगी। आप भी कहोगे कि हाँ सर ये बात तो हमें सीखनी चाहिए थी। ठीक है, ओके। देखना जो भी अगर दिक्कत है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, इसे भी मिटा देता हूं। वापस से समझ लो, सारी चीजों को वापस से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मेरा डस्टर इंपॉर्टेंट है ना एकदम, वैसे कार्बन यहां पे बोला है कि भैया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये कोई वैल्यू है, और आपको पूछा है मोल कार्बन परमाणु का भार बताओ। ये है बात। कितना है? खुद से ज्ञात करेंगे भैया कि इतने के अंदर, इतने मोल के अंदर पर कार्बन परमाणु का भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं? करोगे ना? आपको पता है कि भैया कार्बन परमाणु का भार या द्रव्यमान कितना होता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा है 12 AMU होता है। कोई दिक्कत नहीं है। गुणा एक मोल का कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतनी होती है ना वैल्यू। ऑलरेडी दे रखी है। ऑलरेडी दे रखी है का मतलब समझ रहे हो? यानी क्वेश्चन ने ये संख्या देकर ही कंफ्यूज किया है कि भैया एक मोल, इसको अगर गायब कर दूं और इसको मैं अगर देखूं तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक मोल। इसे क्या कहते हैं? एक मोल। ये किसकी वैल्यू थी? एक मोल की वैल्यू थी। यानी कि ओवरऑल ये पूछना चाह रहा है कि एक मोल कार्बन परमाणु का भार बताओ। तो एक मोल का हमने वैल्यू लिख दी है, इससे आप गुणा कर दो, वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। देखना कैसे आएगी। ये लो
6.02 और AMU की जगह आपको क्या रखना है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। बताओ बात समझ में आ गई क्या? वही संख्या लिखी है, AMU की वैल्यू लिखी है, गुणा कर देना है इस 1 मोल से, तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को जैसे ही इसको और इसको आप गुणा करोगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 को जब 12 से गुणा करोगे, 12 कहां से आया? ये 12 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 वैल्यू, और यूनिट क्या है? ग्राम, 12 ग्राम। यानी 1 मोल कार्बन परमाणु का जो भार निकलकर परमाणु का जो भार आएगा, द्रव्यमान आएगा, वो कितना आ जाएगा? 12 ग्राम आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हमने क्या किया? हमने अलग क्या किया? मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, इस तब तक आप बात को समझो। हमने क्या किया? हमारे पास में क्या वैल्यू दे रखी थी? हमारे पास में वैल्यू जो है यहाँ पे AMU की वैल्यू दे रखी थी, और AMU की वैल्यू हमारे को पता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 होती है। हमने क्या किया? इस AMU की वैल्यू को इस मोल की वैल्यू के साथ में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। और हमारे को यह भी पता है कि मोल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया कि भैया ये निकल करके मान कितना आ जाता है? 12 ग्राम निकल करके आ जाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे 12 ग्राम यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 1 मोल कार्बन परमाणु के द्रव्यमान की। इसी प्रकार से यदि मैं आपको बोल दूं 1 मोल हाइड्रोजन के भार बताओ, आप 1 मोल हाइड्रोजन का भार बताओ, तो कैसे बताओगे? आप सभी को पता है कि मोल की वैल्यू कितनी दे रखी है। मोल की वैल्यू यहां से जब भी मोल दे देगा तो हमारे को केवल उसके भार के आगे क्या करना है? ग्राम लगा देना है। क्यों लगाना है वो भी समझ लो। 1 मोल को अगर मैं इस प्रकार से परिभाषित करूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 मोल का मतलब होता है ये अणु भार या परमाणु भार। अणु भार या परमाणु भार के क्या होता है? बराबर परमाणु भार। 1 मोल का मतलब क्या हो गया? किसी भी पदार्थ के अंदर 1 मोल का मतलब होता है अणु भार या परमाणु भार हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? परमाणु है, तो इसका भार बता दो। मोल का पूछा है तो ग्राम में बता दो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। कोई दिक्कत है क्या? सिंपल। हम किसी भी पदार्थ का क्या देख रहे हैं? भार देख रहे हैं। कितनी वैल्यू का देख रहे हैं? 1 मोल का देख रहे हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बोलूं 1 मोल H2 का भार बताओ। 1 मोल H2 का भार बताओ। क्या बताओगे? H2 का भार यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन में कितना है भार? इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे क्या किसका हमने लिखा है? ग्राम के अंदर लिख दो। मोल का मतलब क्या लिखना है? ग्राम में हो गया। तो 2 ग्राम किसकी वैल्यू लिखी है? हाइड्रोजन परमाणु अणु। हाइड्रोजन अणु। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसी प्रकार से जैसे H2O के लिए बोल दे 1 मोल H2O में आप भार बताओ, तो कैसे बताओगे? हाइड्रोजन जो H2O है उसकी सबसे पहले तो आपको अणु भार ज्ञात करना है। ये एक अणु बन गया ना, तो जैसे इसका क्या ज्ञात कर लो? अणु भार ज्ञात कर लो। अणु भार ही क्या होता है? 1 मोल के बराबर होगा। ज्ञात करो, देखे 2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया? 16 बराबर कितना आ गया? 18। ये देखो अणु भार परमाणु भार तो मैंने निकालना आपको सिखा दिया। जितने परमाणु है उसका भार जोड़ दो और क्या हो जाएगा? अणु भार हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो कितना हो गया? 18। और मोल है तो ग्राम के अंदर लिख देंगे। क्या था ये? H2 अणु। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अमोनिया कुछ भी आपको दे दे, इन परमाणुओं की संख्या जोड़ देना, अणु हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा। अणु भार का मतलब क्या होता है? 1 मोल की वैल्यू आ जाएगी। आपको जल, अमोनिया, एसिटिक एसिड कुछ भी आपको दे दिया जाए, आप इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं। CO2 का और बता दूं आपको, तो CO2 1 मोल CO2 का भार आपसे पूछे, कैसे बताओगे? 1 मोल भार का मतलब हो गया अणु भार के बराबर या परमाणु भार के बराबर। तो यहाँ पे अणु दे रखा है। कार्बन का भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? ये लो 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया? 1 ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन दे रखी है यहाँ पे 2, तो कितना हो गया? 32 यानी 32। 32 प्लस 12 कितना हो गया? 44। तो कितना हो गया? 44 ग्राम। बोलो समझ में आ गया क्या?
जब भी मोल दे तो बोल देना, जब भी आपको मोल दे और भार पूछे तो ग्राम में इसकी वैल्यू पुट कर देना। अगर आपको मोल नहीं दे और डायरेक्ट ये बोले एक CO2 अणु का भार बताओ, मोल नहीं दे रखा, तब आपको क्या करना है, ऐसे इसका भार जो अणुभार होता है वो और लिख देना है आगे AMU। आपको इसी प्रकार से बोले H2 का भार बताओ, मोल नहीं दे रखा है, अगर मोल नहीं दे रखा है तो क्या आ जाएगा 2 AMU, तब जो यूनिट काम में लोगे वो हो जाएगी AMU। जब भी मोल देगा तब यूनिट आ जाएगी ग्राम, जब भी मोल आ जाएगा तब यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम आ जाएगी। मोल नहीं देगा तो AMU आप लिख दोगे। समझ में आ गया AMU का प्रयोग कब करते हैं और यहाँ पे ग्राम का उपयोग कब करते हैं। ग्राम यानी कि GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। कब इसका प्रयोग किया जाता है, कब इसका प्रयोग किया जाता है, समझ में आ गई क्या, क्लियर है इतना फंडा। किस प्रकार से हम कार्बन के 1/12वें भाग का उपयोग करते हैं किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। क्लियर। चलो उम्मीद करता हूं ये सभी बात आपको समझ में आ गई। अब कितना भी आपको पूछ ले मोल की वैल्यू, आप ग्राम के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देना कि भैया इतना ग्राम, क्योंकि एक मोल बराबर क्या होता है, अणु भार या परमाणु भार के बराबर। अब आपको मैं 3 फॉर्मूला ऐसे बताऊंगा जिसके द्वारा कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। 3 समझो, मोल की संख्या निकालो। कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला तो याद रखना मोल की संख्या निकालने के लिए। यदि आपको अणुओं की संख्या दे रखी है तो जो भी अणुओं की संख्या दे रखी है, अणुओं की संख्या जो भी आपको दे रखी है वो अपॉन अवोगाद्रो संख्या क्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या बटे में अवोगाद्रो संख्या। इसी प्रकार से आपको देगा भार, जो भी आपको भार देगा, दिया गया भार पूरा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिया गया भार, जो भी क्वेश्चन के अंदर भार देगा, अपॉन क्या कर दोगे, मोलर भार या मोलर द्रव्यमान। दिया गया भार बटे में मोलर भार या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये लो, इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब परमाणु भार या अणु भार होता है, परमाणु भार या अणु भार होता है, अणु भार। ओके, जो भी आपको क्वेश्चन में भार देगा वो ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान, जो भी जिसके लिए भी वो मोलों की संख्या पूछ रहा है। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है मोलों की संख्या निकालने के लिए, किसका, गैसों के आयतन पर सामान्य ताप दाब पर गैस का, एक मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक, तो गैसों के आयतन के लिए यदि आपको मोलों की संख्या पूछेगा तो कैसे याद करोगे, गैसों के आयतन के लिए बता देना, यहां पे जो भी आपको एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब समझ गए, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर, यानी समान ताप दाब पर जो भी आयतन दे रखा है, समान ताप दाब पर गैसों का आयतन जो भी क्वेश्चन में देगा अपॉन 22 ये भी लीटर में होना चाहिए। देखो लीटर के अंदर LTR का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे LTR यानी लीटर में वैल्यू होनी चाहिए 22.4, ये भी किसमें आ जाएगा, लीटर में। और ये जो भार होगा वो किस में होगा, ग्राम में। नीचे का अणु भार भी किस में होगा भैया, ग्राम में। इसकी वैल्यू लिख देना। 3 फॉर्मूला याद कर लो, सिंपल से फॉर्मूला है, अणुओं की संख्या बटे में अवोगाद्रो संख्या, दिया गया भार बटे में मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब परमाणु भार या अणु भार। आयतन की बात करेगा तो जो गैसों का आयतन बटे में 22.4 लीटर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये कुछ एक यहाँ पे क्या थे, कुछ एक इंपोर्टेंट से फॉर्मूला थे। अब इसके द्वारा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो वो आप खुद से कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, है ना, जैसे एक क्वेश्चन है, क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। क्वेश्चन पूछा है 64 ग्राम O2 में ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, ये पूछा है। कैसे याद करेंगे, देखो दिया गया भार, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अप्लाई करो, ग्राम के अंदर दे रखा है तो सिंपल सी बात है, ये क्यों लगाओगे, कौन सी संख्या दे रखी है, संख्या नहीं दे रखी है, भार दे रखा है, तो भार के साथ में भार वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कितना दे रखा है, दिया गया भार बटे में क्या दे रखा है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान में कौन आ जाएगा भैया, ऑक्सीजन एक अणु है तो अणु भार लिख दो। कितना होता है अणु भार, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। एक के अगर केवल ऑक्सीजन होता तो 16,
और यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा अणु दे रखा है तो कितना हो जाएगा 32। अब इसे क्या करना है, बस आपको भाग ही तो देना है, कितना आ जाएगा 2 मोल, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, 2 मोल हैं। बताओ कुछ हार्ड है क्या, दिया गया बार बटे में यहाँ पे मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। क्लियर क्लियर, बताओ कुछ हार्ड था क्या, सिंपल था ना। इसी प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस ये 3 फॉर्मूला आप याद कर लेना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। संख्या पूछिए, अब देखना संख्या कितनी, मीथेन परमाणु के यहाँ पे संख्या कितनी होगी, यहाँ पे देखना बहुत ही सिंपल सा आ जाएगा। संख्या के लिए संख्या वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अणुओं की संख्या। यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, सबसे पहले तो यहाँ पे ग्राम के द्वारा इसकी वैल्यू निकालो। कितनी निकालोगे, 1.6 भाग दे रखा है, जितने भी वैल्यू देगा वो ऊपर लिख दो। यस और नो, बताओ कोई दिक्कत है क्या। और नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको भार लिख देना है। किसका भार लिखना है, मेथेन का। मेथेन का करो 12 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, कितना हो गया 16। ये लो, यही होता है, ये लो मैंने लिख दिया नीचे 16। अब आप इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1, यही वैल्यू निकल करके आएगी ना। क्या किया मैंने, जो भी भार दे रखा था बटे में इसका जो अणु भार था वो उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कितनी वैल्यू आ गई 0.1, यहाँ पे वैल्यू निकल करके आ जाती है। ये क्या प्राप्त कर लिया हमने, मोल की संख्या। सबसे पहले निकालो मोल, मोल की संख्या हमारी को प्राप्त हो चुकी है। अब क्या निकालने को कहा, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे बताओ, कैसे ज्ञात करोगे, मोल की संख्या हमारे पास में आ चुकी है 0.1। अब गुणा कर देना है किससे, अवगाद्रो संख्या से, या अवगाद्रो संख्या से। बोले सर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, अरे भैया मोल की संख्या को लिख दो यहां, ये रही मोल की संख्या 0.1। दिया गया अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है ना, हाँ यहाँ पे आ जाओ। मोल की संख्या हमारे को प्राप्त हो चुकी है, अणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो ऊपर वैसा का वैसा, बट्टे में क्या है अवगाद्रो संख्या। अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या इन दोनों के गुणा नहीं करना पड़ेगा क्या, तो बस मैं वो ही कर रहा हूं, Na से गुणा कर दो। Na यानी कि 6.022 into 10 की पावर 23। जैसे ही आप इसका गुणा करके मान लिखोगे तो किसकी संख्या आ जाएगी, यहाँ पे परमाणु संख्या, यानी कि मेथेन लिख देता हूं डायरेक्ट। मेथेन के परमाणुओं की संख्या हमारे पास निकल करके आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत थी क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है ना। गुणा ही तो करना है, अब आपको गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6.022 into 10 की पावर 22, क्योंकि एक यहां से चला गया ना 22। यहाँ पे किसकी संख्या आ चुकी है 1.6 ग्राम मेथेन में परमाणुओं की संख्या हमारे पास में आ चुकी है। बताओ हार्ड था क्या, बहुत ही सिंपल था। मोल की संख्या निकाल लो, अगर मोल की संख्या नहीं दे रखी है तो फिर जो भी पूछ रहा है यहाँ पे अणुओं की संख्या वो निकाल दो। ठीक है, आगे बात करते हैं, और क्वेश्चन बताता हूं। और क्वेश्चन, वैसे तो फॉर्मूला आते हैं, क्वेश्चन स्वयं से करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात हो जाती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है 4 मोल H2O में, नहीं ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आप कर लोगे, क्वेश्चन लिखने का फायदा ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो एनटीपी वाला समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है एनटीपी पर 5.6 लीटर आयतन में, 5.6 लीटर आयतन में क्वेश्चन क्या पूछा है, एक एनटीपी पर वैल्यू दे रखी है जिसमें 5.6 लीटर आयतन में पूछा है कि उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी। उसमें क्या याद करना है, मोलों की संख्या हमें याद करनी है। मोलों की संख्या करो, याद करो, देखिए मोलों की संख्या क्या होगी, कैसे ज्ञात करेंगे, बस मोलों की संख्या निकाल लेनी है, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कैसे ज्ञात करोगे, एनटीपी पर कितनी वैल्यू दे रखी है, जो दिया गया आयतन है वो ऊपर लिख देंगे, ये फॉर्मूला लगाओ, एचटीपी या एनटीपी नॉर्मल गैस टेम्परेचर है ना, वही बात है। एचटीपी या एनटीपी पर गैसों का आयतन हो गया, कितना हो गया, लीटर के अंदर वैल्यू लिख दो, लीटर में ऑलरेडी दे रखी है। अगर लीटर में नहीं दे रखी है तो इसे लीटर में बनाना होता है। जैसे यहाँ पे अगर ग्राम में वैल्यू नहीं देगा तो हमें ग्राम में पहले बनाना होगा, फिर वैल्यू पुट करनी होगी। लीटर में दे रखा है, बटे में क्या कर दो 22.4, 22.4 लीटर, यस और नो 22.4 लीटर हो गया। बताओ क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। अब क्या करना है, इसको कट फिट ही तो करना है, कट वगैरह आप कर लेना, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैंने वैल्यू पुट कर दी, आपके पास में क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या निकल करके आ जाएगी।
जहां तक मैं देख पा रहा हूं 6 चौक 24 और 4 5 चौक 20 और 2 22 4 1/4 आ रहा है, यानी कि 0.25 आ जाएगा क्या? ये लो मोल की संख्या, ये लो, बहुत ही सिंपल सी बात है ना, बस इतना करना है। गुणा भाग आपको खुद से करना आना चाहिए। क्लियर? अब ये बहुत सारे मैंने क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बता दिए हैं, एनटीपी के लिए, अणुओं की संख्या के लिए, भार के लिए। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, है ना, जिससे आपका क्या हो जाएगा, मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे तो डर भूल जाएगा एक तरह से। जैसे एक आपका किताब का क्वेश्चन दे रखा है कि जल के 2.5 मोल में, एक जल के 2.5 मोल में, यहां पे क्वेश्चन पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पूछा है। परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? बहुत ही सिंपल है, और साथ में H2O की संख्या ज्ञात करवा रहा है, साथ में H2O की संख्या भी बोल रहा है कि H2O की संख्या भी आप ज्ञात करो, H2O जो कि अणु है। हाँ ठीक है, अब देखो कितना मोल दे रखा है, 2.5 मोल क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसमें क्या पूछा है हमें? परमाणुओं की संख्या। मोल देकर परमाणुओं की संख्या पूछ ले तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? फॉर्मूला अपने पास है, पुट करना है बस। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इस हाइड्रोजन अणु की संख्या, इस जल के अणु की संख्या याद करते हैं इस 2.5 मोल में। एक बात बताओ, एक मोल में जल अणु की संख्या यदि मैं आपसे पूछूं, जल के अणु की संख्या कितनी है? अणु की संख्या बोले सर एक मोल में पूछ रहे हो, इसका मतलब हो गया 6.022 into 10 की पावर 23। ये तो कितना हो गया? एक मोल का। क्या एक मोल के अंदर अणुओं की संख्या पूछी थी क्या? क्या एक मोल में जल के अणु की संख्या पूछी थी क्या? ना। कितने मोल में पूछी थी? 2.5 मोल में। तो गुणा कर दो, यस और नो। किससे गुणा करोगे? 2.5 से गुणा कर दो इसको। तो ये हमारे पास में किसकी संख्या आ जाती है? एक 2.5 मोल के अंदर जल के अणुओं की संख्या। हमने क्या किया? फॉर्मूले में सीधा पुट किया, अवगाद्रो संख्या से गुणा कर दिया। किससे? यहाँ पे जो भी मोल की संख्या दे रहे किससे? इससे गुणा कर दिया। जैसे हमने गुणा किया तो अणुओं की संख्या हमारे को प्राप्त हो, जल अणुओं की संख्या प्राप्त होगी। अब किसकी संख्या निकालेंगे? इस जल के H2O के अंदर हाइड्रोजन अणु की संख्या निकालते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या निकालते हैं। तो एक बात बताओ, एक जल के अणु के अंदर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी दे रखी है? बोले सर 2। एक और 2 परमाणु कितने हो गए? 2। ठीक है, कितना दे रखा था? एक मोल के अंदर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अगर हम अब ज्ञात करें तो 6.022 into 10 की पावर 23। बोले सर आपने ये क्या लिखा? एक मोल के अंदर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो गई इतनी, तो आपको क्या करना है? आपको करना एक मोल के लिए नहीं बल्कि 2.5 मोल के लिए है, तो गुणा 2.5 मोल, ऐसे गुणा कर देना। ओके, इसी प्रकार से ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन में जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। अगर मैं बात करूं एक मोल के अंदर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? मोल का मतलब क्या हो गया? गुणा 6.022 into 10 की पावर 23। क्लियर? क्या आपको एक मोल का ज्ञात करना था क्या? बोले नहीं सर हमारे को 2.5 मोल का ज्ञात करना था, तो 2.5 मोल से गुणा कर देना। जो भी आंसर निकल करके आए ना वो अपने अपने अकॉर्डिंग लिख देना, गुणा भाग करके। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, मैं यहाँ पे गुणा भाग तो नहीं सिखाने से रहा, खुद से कर लेना। बात समझ में आ गई क्या? बस आपको ये 3 फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इसका बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दे पाओगे। यस और नो। बहुत सारे क्वेश्चन है, अब जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले, जिस भी बुक से आपको क्वेश्चन मिले, निकाल लेना। 3 फॉर्मूला, मोल की संख्या देकर के अणुओं की संख्या पूछ सकता है, अणुओं की संख्या देकर के मोल की संख्या पूछ सकता है, आयतन देगा, अणुओं की संख्या, भार वगैरह कुछ भी देगा। इन फॉर्मूलाज के द्वारा आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना। वैसे तो देखो मैं डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिखाने के लिए ये 3 फॉर्मूला करके 3-4 क्वेश्चन सिखा सकता था और आप अच्छे से सीख भी जाते, लेकिन ये जो पहले मैंने आपको द्रव्यमान निकालना सिखाया है ना, वो किस प्रकार से निकाला जाता है वो सिखाया, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात समझ में आ गई क्या? अब उम्मीद करता हूं ये मोल कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज मैंने इसीलिए बताई थी कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, तो समझ में आ गया होगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो क्वेश्चन लिखा है उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना, और बहुत सारी बुक के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाते हैं आपकी, शायद एनसीईआरटी में भी बहुत सारे बुक क्वेश्चन दे रखे होंगे, वो निकाल लेना। यस और नो, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं वहां से निकाल लेना। वो भी नहीं तो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनके साथ में प्रैक्टिस कर लेना। बस
उसके बाद में मस्त रहो, शानदार तरीके से आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बस। लेकिन जो सिखाया है वो सीख तो लेना। यस और नो। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ गई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। यस और नो। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, आपको विकास कटारिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को कर लेना है प्रेस, ताकि एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच।